मेरा ख्याल है हम ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन में प्रदीप सेन के खिलाफ बहुत ही मजबूत केस तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद हम राकेश्वर के तवस्सुत से उसके ठिकाने पर छापे की कानूनी इजाजत और प्रदीप सेन और उसके कारिंदों की गिरफ्तारी का वारंट हासिल करके उनकी गर्दन दबोच लेंगे। साहिबजादा की बात पर मैंने यकलख्त संजीदा होते हुए कहा, सिर्फ इतना ही नहीं इमाद साहब, आप शायद भूल गए हैं कि आपको राय अहमद अली और उसके कई जवां साल बेटों समेत 2 दर्जन से जायद बेगुनाह इंसानों की लाशें भी बरामद करना है, जो प्रदीप सेन के कब्जा करदा ज़रई जागीर पर मवेशी खाने के पहलू वाले रास्ते के साथ नीम और कीकर के दरख्तों के झुंड के वस्त में दफन है। मेरी बात सुनकर वो चौंके। मैंने सरस्वती के चेहरे पर अलम और खौफ के मिले जुले तासुरात उभरते देखे। साहिबजादा के चेहरे पर भी गंभीर संजीदगी छा गई। बोले, उन मजलूमों का खून रायगा नहीं जाएगा सुप्रो जी। इंशाल्लाह प्रदीप सेन नामी ये दरिंदा जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा। राकेश्वर और मैं इसलिए तो खूब सोच समझकर पूरी तैयारी के साथ प्रदीप सेन पर हाथ डालना चाहते हैं, ताकि किसी कानूनी सुकुम की वजह से उसे बच निकलने का मौका न मिल पाए। दरअसल मैं चाहता हूं कि उसके खिलाफ हमारा कानूनी शिकंजा इस कदर मजबूत हो कि हर सतह की अदालत उसे सजाए मौत देने पर मजबूर हो जाए, वरना आजकल के जज किसी किराए के कातिल को भी ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा देने पर इक्तिफा करते हैं। साहिबजादा की बात सुनकर मेरे दिल को धचका लगा। प्रदीप सेन के हाथों पर इतने सारे बेगुनाहों का खून है, मगर वो अपने घिनौने जराइम साबित होने के बावजूद महज चंद साल जेल में गुजार कर एक बार फिर अपनी ऐशो आराम की जिंदगी की तरफ लौट आएगा। ये तो इंसाफ के नाम पर सरासर नाइंसाफी है। ताहम मैंने अपने ख्यालात खुद तक ही महदूद रखे और कहा, ये फरसूदा और खस्ता कानूनी निजाम ही तो इस देश में जुल्म के पनपने का सबसे बड़ा सबब है। खैर, ऊपर वाला सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है। उसकी गिरफ्त से कोई भी जालिम ज्यादा देर तक नहीं बच सकता। कुछ ही देर के लिए वहाँ मुकम्मल खामोशी छा गई। मैंने माहौल का तनाव कुछ कम करने के लिए कहा, चलें ठीक है, हम दोनों सुबह सवेरे नाश्ते के फौरन बाद रवाना हो जाएंगे। इस मौके पर सरस्वती ने कदरे हिचकिचाते हुए कहा, अगर हम सुबह सवेरे की बजाय कल दोपहर को गोटी चले जाएं और रात तक वापस आ जाएं तो? हम दोनों की सवालिया नजरों का निशाना बनने पर वो कुछ गड़बड़ा गई। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, दरअसल मैंने विक्रम के जरिए पैगाम भेजकर अपनी बचपन की सहेली लाजवंती को कल सुबह मिलने के लिए बुलवाया है। वो मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह चाहती है और यहाँ से कोई 8 मील के फासले पर वाक़े पंपा नूर बस्ती में रहती है। उसका भाई वहाँ का बड़ा जमींदार और मुखिया है। उसे रुखसत करते ही हम दोनों यहाँ से चल पड़ेंगे। मुझे सरस्वती की पैदा करदा ये नई अड़चन एक आंख न भाई, मगर साहिबजादा उसकी दिलजुई का ये मौका कैसे जाया जाने देते। उसने पुरजोश लहजे में कहा, हाँ जरूर, कोई हर्ज नहीं सरस्वती जी, जिंदगी में असल रंग दोस्तों ही के दम से है। वैसे भी 2-4 घंटे में क्या फर्क पड़ जाएगा, बल्कि अगर वहाँ से वापसी में ज्यादा रात हो जाए तो आप परसों सुबह सवेरे भी वापस लौट सकती हैं। साहिबजादा की ये फराख दिली भी मुझे खासी चुभी, ताहम मैंने अपनी बदमज़गी को पोशीदा रखना ही मुनासिब समझा। कुछ देर मजीद ठहरने के बाद साहिबजादा राकेश्वर को ताज़ा मालूमात में शरीक करने का कहकर रुखसत हो गए। उस रात सरस्वती और मैं देर गए तक आपस में बातें करते रहे। हमारी गुफ्तगू का मौजू बेशतर वक्त उर्दू अदब था। उसने बताया कि वो इन दिनों मखदूम की शायरी के शहर में गिरफ्तार हैं और खास तौर पर उनकी गजल आपकी याद आती रही रात भर ने हकीकी मानों में उसकी रातों की नींद हराम कर रखी है। मुझे फरमाइश पर उकसाकर उसने वो गजल मुझे गुनगुना कर भी सुनाई। उसकी आवाज खासी मीठी थी और सुरों की पुख्तगी और रचाव बरसों की मश्क का नतीजा ही हो सकता था। मेरी तरफ से भरपूर सताइश पर वो पहले तो खुश हुई, फिर उसके चेहरे पर यकलख्त गहरी उदासी छा गई। उसने दिलजुई पर मेरा शुक्रिया अदा किया और फिर शब बखैर कहकर सोने चली गई। मैं उसकी दिली कैफियत समझ सकता था, लेकिन उसकी महरूमियों का मदावा मैं कैसे कर सकता था। अगले रोज सुबह ही सरस्वती पर अजीब खुशकुन इस्तराब की सी कैफियत तारी थी। वो जिस लगन से इस्तकबाल की तैयारियां कर रही थी, उससे साफ जाहिर था कि लाजवंती उसे कितनी अजीज है। ये देखकर मेरे दिल से वो गिला दूर हो गया जो सरस्वती की तरफ से अपनी इस सहेली की खातिर पूरा एक दिन बर्बाद करने के बायस पैदा हुआ था। वो बार बार अपनी नौमरी का किस्सा ले बैठती जब वो नन्ही लाजवंती को गोद में उठाए फिरती थी और उसके लिए गुड़िया गुड्डे बनाया करती थी। उसकी माँ और बाप की नाराजगी के बावजूद उसे तरह तरह की खाने पीने की चीजें खिलाती थी और बादज़ां इब्तिदाई जमातों में उसे पढ़ने लिखने में भरपूर मदद फराहम की थी। तब मेरी समझ में आया कि लाजवंती भी सरस्वती की एक बेकराम महरूमी के इजाले का नाम है। और फिर दोपहर से पहले सरस्वती का इंतजार खत्म हो गया। मैं उस वक्त नशिस्त गाह में था जब सरस्वती ने खुशी से नारा लगाया। मैं बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ और बरामदे में आ गया। मैंने देखा कि घर के दरवाजे पर मेरी गाड़ी के सामने नए मॉडल की एक जीप खड़ी है।
जिससे एक दुबली पतली दराज कामत खातून उतर रही है। इससे पहले कि उसका चेहरा देख पाता, सरस्वती लगभग दौड़ती हुई उससे लिपट गई। वो दीवाना वार उसकी पेशानी और गाल चूम रही थी। बिलाखिर उन दोनों के दो तरफा इजहार मोहब्बत का खात्मा हुआ और सरस्वती लाजवंती को साथ लिए घर में दाखिल हुई। मुझ पर नजर पड़ते ही लाजवंती कुछ चौंकी। उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखों में हैरानी और तजस्सुस लहराते देखकर सरस्वती ने कहा, ये सुप्रो जी हैं, इंतहाई अच्छे और खुश ज़ौक़ इंसान, साहिबजादा के दोस्त। ये सुनते ही लाजवंती के हल्के गुलाबी लबों पर शरारती मुस्कुराहट उभरी और उसने शोख लहजे में कहा, सबसे जरूरी बात सबसे आखिर में क्यों बता रही हो दीदी? ये इमाद भैया के दोस्त हैं, फिर तो इनके लिए आपकी जबान से तारीफें ही तारीफें निकलेंगी। लाजवंती की ये बात सुनकर मैं शर्मिंदा सा हो गया। वो 27-28 साल की जरूर होगी, लेकिन 16-17 साल की लड़कियों जैसी नटखट और शोख लग रही थी। सरस्वती ने मेरी कैफियत महसूस करके लाजवंती के बाजू पर जोर से चुटकी भरते हुए कहा, नाम तेरा लाजवंती है और लाज तेरे में नाम की भी नहीं है। एक अजनबी मेहमान के सामने जो मुंह में आए बकती जा रही है। चलो सलाम करो इन्हें। उसने जवाब में मुझे लगभग घूरते हुए कहा, मैं क्यों सलाम करूं? इन्हें कहें मुझे सलाम करें। कम से कम 2-3 साल बड़ी हूं इनसे। क्यों लड़के, ठीक कह रही हूं ना मैं? तुम 24-25 साल से ज्यादा के तो नहीं लगते मुझे। उसकी बेबाकी से मैं कुछ गड़बड़ा गया। अजीब आफत की परकाला थी। फिर मैंने अपना लहजा हत्तुल इम्कान बारोब बनाते हुए कहा, सलाम में पहल का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। चले मेरी तरफ से मौद्दबाना सलाम कबूल करें। वैसे मैं 32 साल का हूँ। उसने कुरेदती नजरों से मुझे घूरा, बोली, वालेकुम अस्सलाम। वैसे इतनी उम्र के लगते तो नहीं हैं। चलो तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। इस दौरान में हम तीनों नशिस्त गाह में आकर बैठ चुके थे। सरस्वती ने तू तड़ाक से बात करने पर एक बार फिर उसे झिड़का, मगर लाजवंती ने चेहरे के आगे से मक्खी उड़ाने का इशारा करके ये सरजनिश कबूल करने से इनकार कर दिया। बोली, इस मामले में तुम्हारी धौंस नहीं चलेगी दीदी। हम दोनों लगभग हम उम्र हैं, तो फिर मैं इनको बुजुर्ग की तरह कैसे मुखातिब करूं? ये आंध्रा है, लखनऊ थोड़ी है। सरस्वती ने मसनूई नाराजी से नाक चढ़ाकर कहा, तौबा है लड़की, बातों में तुझसे जीतना मेरे बस की बात नहीं। ये सुनते ही लाजवंती उसके गले से लिपट गई और लाड भरे लहजे में बोली, तुमने ही तो मुझे ये सब बोलना सिखाया है दीदी। मुझे एक डरपोक मरियल लाजो से शेरनी जैसी निडर, खुदसर, सिर्फ अपने पर भरोसा करने वाली लाजवंती बनाने वाली तुम ही तो हो। सरस्वती और लाजवंती में इस गहरी अपनायत ने मुझे काफी मुतासिर किया, मगर लाजवंती की तरफ से पै दर पै शरारत भरे लफ्जी हमलों का मुकाबला करना आसान नहीं था। वो बला की ज़हीन और हाजिर जवाब थी। एक लम्हे में कोई तीखा गुदगुदाता जुमला सोचती और दाग देती। असल मसला ये था कि जवाबी हमला कितना भी कटीला होता, वो जरा असर न लेती और उसे कोई नया रंग देकर वापस लौटा देती। ये सब पुरलुत्फ और दिलखुशकुन तो था, लेकिन मुझे ये फिक्र मुस्तरिब किए दे रही थी कि चंद घंटों की मुलाकात में दिल न भरा तो सरस्वती उसे रात भर के लिए रोक लेगी और गोटी रवानगी का किस्सा मजीद एक दिन आगे बढ़ जाएगा। इस खतरे को टालने का मेरे पास एक ही तरीका था, जिसे मैंने फौरी आजमाने का फैसला किया। उनके साथ नोक झोंक में से मौका निकाल कर मैंने सरस्वती से कहा, नई जगह होने की वजह से रात को मैं कुछ बेआरामी की नींद सोया था। सर कुछ भारी हो रहा है, आप दोनों आपस में गपशप करें। मैं 1.5-2 घंटे सो लेता हूँ। मुझे खाने की तलब तो वैसे भी नहीं है। उन दोनों ने दोपहर का खाना साथ खाने पर इसरार किया, मगर मैंने माजरत कर ली। मुझे लगा कि मेरे इनकार से लाजवंती को मायूसी हुई है, लेकिन मैं उसकी दिलजुई की खातिर अपने मकसद से रूगर्दानी का मुतहम्मिल कैसे हो सकता था। मैंने रुखसत होते हुए सरस्वती को मुखातिब करके कहा, क्या ख्याल है, शाम 5 बजे तक रवानगी ठीक रहेगी? वहां तक पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी होगी। सरस्वती ने गालिबन मजबूरन असबात में सर हिला दिया। मेरे लिए इतना काफी था। मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपरी मंजिल पर अपने लिए मुख्तस कमरे में आ गया। अगले 2 घंटे खास से सबर आजमा साबित हुए। नींद का तो खैर सवाल ही नहीं था। मैंने सरस्वती का दिया हुआ अमीर मीनाई का दीवान सनम खाना इश्क पढ़ते हुए कोई 1.5 घंटा गुजार दिया। फिर जाने कैसे वाकई मेरी आंख लग गई। मैं अपनी दानिश्त में मंदिर की घंटियां सुनकर जागा, मगर जहन सोचने समझने के काबिल हुआ तो पता चला कि लाजवंती के खिलखिलाकर हंसने की आवाज है। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। सरस्वती ने घूर कर उसे सरजनिश की, जिस पर लाजवंती ने फौरन माजरत तलब कर ली और खिलाफ तबीयत संजीदा लहजे में बताया कि वो अपने गांव पंपानूर रुखसत हो रहे हैं। उसने मुझे सरस्वती के हमरा अपनी खानदानी जागीर पर आने की दावत दी और कहा कि आपको मेरे भाई ऋषिकेश से मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। जाहिर है मेरे लिए ऐसी कोई दावत कबूल करना मुमकिन ही नहीं था। मैं कोई वादा कैसे करता। मुझे तो ये भी अंदाजा नहीं था कि मेरी अगली शाम कहाँ ढलेगी, मगर साफ इनकार की भी गुंजाइश नहीं थी।
वो यकीनन इसरार करती और मुझे झूठे जवाब घड़ने पड़ते। लिहाजा मैंने हामी भरने का आसान तरीका इख्तियार करके जान छुड़ाई। मगर लाजवंती ने रुखसत होते हुए जिस आखिरी नजर से मुझे देखा वो मुझे हिला देने के लिए काफी थी। मैंने वक्त देखा, 5 बजने में अभी थोड़ा वक्त बाकी था। मैंने जल्दी से मुंह हाथ धोया और जमीनी मंजिल पर आ गया। उधर सरस्वती भी लाजवंती को रुखसत करके लौट आई। उसने मानी खेज नजरों से मुझे देखा और फिर मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों सप्रो जी, कैसी लगी मेरी लाजवंती? मैंने खुश दिली से कहा, आप ही का कोई 10 साल बाद का मॉडल है, मगर इंजन कुछ ज्यादा ही तूफानी है, लगता है तैयारे के इंजन से चलता है। मेरी बात सुनकर उसने कहा लगाया। बोली, देखा, कुछ ही वक्त उसके साथ गुजारने पर आप भी गुफ्तगू में शगुफे छोड़ने लगे। फिर उसने यकदम संजीदा बल्कि रंजीदा होते हुए कहा, बता नहीं सकती कितने दिन के बाद इतना खुलकर हंसी हूँ। यूं समझें कि 1-2 साल मजीद जीने की उमंग दिल में जाग उठी है। मैंने भी संजीदा होते हुए कहा, अगर आपको इतनी ही प्यारी है तो उससे इतनी दूर क्यों मुकीम है? छोड़ें गोटी को और यहीं आ बसें। वहाँ की हवेली ठिकाने लगाने के बाद आप माश की फिक्र से तो वैसे भी आजाद हो जाएंगी। मेरी बात सुनकर उसने इस बात में सर हिलाया। बोली, मेरा ख्याल है यही बेहतर है, मगर फिर सोचती हूँ कि लाजवंती की खातिर एक बार फिर जिलावतन होने का क्या फायदा? वो तो ब्याह कर जाने किस देश जा बसेगी। इन बरसों में गोटी में भी बहुत से गैर मेरे अपने बन गए हैं, उन्हें छोड़कर आना भी तो दिल चीर देगा। अलबत्ता एक सूरत है, अगर आप गौर करें तो। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का। खुदा जाने ये मोहतरमा क्या फरमाइश करने वाली हैं, और आखिर वही हुआ जिसका मुझे धड़का था। वो बोली, लाजवंती बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी कि हमें उसके जोड़ का कोई लड़का नहीं मिलता। खुद ये भी किसी ऐरे गैरे को तवज्जो के काबिल गर्दानने को तैयार नहीं। कल हम दोनों यहाँ पहुँचे तो जाने कहाँ से मेरे दिल में ख्याल आया कि तुम दोनों एक दूजे के जीवन साथी बन जाओ तो ऐसी जोड़ी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। मैंने इसीलिए विक्रम को भागम भाग भेजकर उसे बुलवाया था। मैंने इन आंखों से एक दुनिया को परखा है। मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि तुम जैसा भला इंसान लाजवंती को और कोई नहीं मिलेगा, और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि लाजवंती तुम्हारे शाया निशान है और तुम्हें जिंदगी भर खुश रखेगी। लाजवंती ने मुझे कुछ नहीं बताया, मगर मैं भांप सकती हूँ कि तुम उसे अच्छे लगे हो। अब आगे सब कुछ तुम्हारी मंशा पर है। सरस्वती ने अपनी बात मुकम्मल करके आस भरी नजरों से मुझे देखा। हकीकत यह है कि इस अजीबोगरीब सूरत हाल ने मुझे बौखलाने पर मजबूर कर दिया था। मेरा जहन जवाब के लिए अल्फाज यकजा नहीं कर पा रहा था। जवाब तो सीधा सादा है, नहीं, बल्कि हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। असल मसला तो इस इनकार की वजाहत का है। मैं ये शादी क्यों नहीं कर सकता? क्या लाजवंती में अच्छी बीवी बनने की खूबियां कम हैं? कोई शख्सी नकाइस हैं? क्या मजहब का फर्क आड़े आ रहा है? अगर ऐसा है तो इस मसले का हल ढूंढा जा सकता है। जदीद हिंदुस्तान में बैनुल मजहबी शादियां फैशन बन चुकी हैं। जाहिर है मैं इन सवालों के जवाब देने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लिहाजा मैंने इनकार या इकरार की बजाय दरमियान का रास्ता चुनने का फैसला किया। मैंने कहा, सरस्वती जी, मैं जानता हूँ ये आपकी दिली ख्वाहिश है और आप यकीनन हम दोनों की भलाई के लिए ऐसा चाहती हैं। काश मैं बगैर किसी हिचकिचाहट के आपकी तजवीज पर हाँ कह सकता, मगर आप खुद भी जानती हैं कि मुझे कितनी संगीन आजमाइश दरपेश है। मुझे एक बदतैनत लेकिन इंतहाई ताकतवर दुश्मन को नीचा दिखाकर उन 2 मजलूमों को रिहा करवाना है जो बेताबी से मेरी राह देख रही हैं। मैं ऐसी सूरत हाल में इस तरह की उमंगें दिल में जगाने की अय्याशी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऊपर वाला बेहतर जानता है कि मुझे इस मुहिम से जिंदा सलामत वापसी भी नसीब होती है या नहीं। मेरी बात सुनकर सरस्वती ने घबरा कर कहा, भगवान न करे आप पर कोई आंच आए। मुझे इन सब रुकावटों और कठिनाइयों का एहसास है, मगर साथ ये भी यकीन है कि आप सब आजमाइशों में सुरखरू होंगे। मैं भी उसी वक्त की बात कर रही हूँ सुप्रो जी। मैंने कहा, तो फिर उस वक्त का इंतजार करें। फिल वक्त तो मैं आपसे कोई वादा कर सकता हूँ और ना कोई तसल्ली दे सकता हूँ। खुदा जाने तब तक क्या कुछ कितना बदल चुका हो। सरस्वती ने मेरी बात सुनकर असबात में गर्दन हिलाई। कुछ ही देर में हम दोनों हैदराबाद, बेंगलोर, शाहरा पर गोटी की तरफ रवाना थे, मगर हमारी आपस की बातों में मुझे लगा कि उसकी दिमाग की सुई अभी तक लाजवंती और मुझे शादी के बंधन में जकड़ने पर अटकी हुई है। उसने बज़ाहिर सरसरी से लहजे में पूछा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, प्रदीप सेन की कैद में मौजूद उन दोनों बहनों की उम्रें क्या बताई थी आपने? उसकी बात सुनकर मैं चौंका। ये खातून अपनी सोच का रुख किस तरफ ले जा रही हैं? मैंने बादल नखास्ता धीमे लहजे में कहा, यकीन से कुछ कहना मुश्किल है, मगर मेरा ख्याल है अजरा साहिबा 26-27 साल की होंगी और राबिया लगभग 20 साल की। सरस्वती ने सोच में डूबे लहजे में कहा, और दोनों ही खासी हसीनो जमील हैं। अजरा तो गोया लाजवंती ही की हम उम्र है।
मैंने मुस्तरिब होकर कहा, जी हाँ, लेकिन अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं उन दोनों बहनों में कोई दिलचस्पी रखता हूँ तो ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दें। मैं उन दोनों मजलूम बच्चियों को अपनी बहनों की जगह समझता हूँ, इसीलिए उन्हें प्रदीप सेन के चुंगल से आजाद करवाना और उन्हें इंसाफ और उनका छीना गया हक दिलवाना फिलहाल मेरी अव्वलीन तरजीह है। सरस्वती ने गोया चोरी पकड़े जाने पर गड़बड़ा कर कहा, मेरा ये मतलब नहीं था। बहरहाल अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहती हूँ। वो जो कहते हैं ना कि इंसान अपनी गरज में अंधा होता है, तो लाजवंती से मोहब्बत ने मेरी बीनाई ही नहीं होशो हवास भी छीन लिए हैं। मैंने उसे मजीद शर्मिंदा करना मुनासिब न समझा और गुफ्तगू का रुख रास्ते की वीरानी की तरफ मोड़ दिया। उसने वही शादनगर के निवाह में डाकुओं की सरगर्मियों को वजह करार दे दिया। मैंने बताना जरूरी न समझा कि उस शैतानी दरख्त को मैं जड़ से उखाड़ कर आया हूँ। हम कोटा पीटा बस्ती वाले चौराहे पर पहुंचे तो रात पूरी तरह छा चुकी थी। मैंने गाड़ी गोटी की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ते हुए पूछा, आपसे अपना ताल्लुक गोटी में प्रदीप सेन के मुखबरों की नजरों से बचाने के लिए मैं अब तक छुपकर आपकी हवेली तक आया करता हूँ। मेरा ख्याल है आज भी ये एहतियात बरतनी चाहिए। मैं आपको बाजार के शुरू में कहीं उतार दूंगा। सरस्वती ने कहा, बहुत मुनासिब है, आप बड़ी मस्जिद के पास मुझे उतार दें, मैं खुद ही बाजार से गुजर कर घर चली जाऊंगी। कुछ देर में आप पिछले रास्ते से आ जाइएगा। मैंने सरस्वती को मस्जिद अबू जर गिफारी के पहलू वाली बड़ी गली में उतारा तो वो जगह मुझे गाड़ी खड़ी करने के लिए बहुत महफूज और मुनासिब लगी। सरस्वती की रवानगी के 10 मिनट के बाद मैंने गाड़ी मुकफ्फल की और खुद भी एक तवील चक्कर काट कर सरस्वती की हवेली की अकबी ड्योड़ी में पहुंच गया। महिपाल मेरा मुंतजिर था। मुझे सरस्वती के पास छोड़कर वो रात के खाने का बंदोबस्त करने चला गया। मुझे सरस्वती के चेहरे पर गहरा इत्मीनान दिखाई दिया, जो सफर से अपने घर वापसी पर ही इंसान महसूस करता है। सरस्वती ने खंदा पेशानी से मेरा इस्तकबाल किया और कहा, आइए मैं आपकी अमानत आपको सौंप देती हूँ। मैंने कहा, अभी इसकी क्या जरूरत है, हमें आज की रात गोटी में ही गुजारनी है, कल सुबह रवाना होते ही साथ ले चलेंगे, तब तक इन दस्तावेजात को अपनी तिजोरी में ही महफूज रहने दें। सरस्वती ने कहा, जैसे आपकी मर्जी, मेरा ख्याल है मैं यहीं नशिस्त गाह में आपके सोने का बंदोबस्त कर देती हूँ। ये ख्याल पहले से मुझे मुस्तरिब कर रहा था। मैंने जल्दी से कहा, नहीं, इस तरह मेरे किसी की नजरों में आने का खतरा बढ़ जाएगा। मैं प्रदीप सेन की हवेली में आज रात गुजारूंगा। प्रदीप सेन ने आलोक कुमार को हिदायत कर रखी है कि मैं जब भी तलब करूं हवेली की कुंजियां मेरे हवाले कर दें। सरस्वती को मेरा उज़्र कहाँ कायल करता, मगर उस समझदार औरत ने मेरी ज़हनी कैफियत समझते हुए इसरार न किया। खाने के बाद हम घंटा भर इधर उधर की बातें करते रहे। हमारे दरमियान ये तय पाया कि सरस्वती अल सुबह लोगों के बेदार होने से पहले, यानी यही कोई 6 बजे के करीब, अमानत वाली पोटली समेत महिपाल के हमरा मरकजी शाहरा की तरफ जाने वाली सड़क पर एक मखसूस मकाम पर मेरा इंतजार करेगी। फिर मैंने सरस्वती से इजाजत ली। मुझे तवील चक्कर से बचाने के लिए महिपाल ने गली के कोने तक जाकर जायजा लिया और इत्मीनान दिलाया कि मैदान साफ है। मैं बाहर बाजार में निकला तो महिपाल की बात दुरुस्त निकली। मैं इत्मीनान से मस्जिद अबू जर गिफारी के पास पहुंचा। मेरी लाडली ब्यूक सब्र इस्तकलाल के साथ मुंतजिर मिली। मैंने वहां से सीधा आलोक कुमार के घर के सामने ले जाकर गाड़ी रोक दी और धीरे से हॉर्न बजाया। दूसरे हॉर्न पर दरवाजे में जुम्बिश हुई और आलोक कुमार ने बाहर झांका। मुझे देखकर उसके चेहरे पर हैरानी के आसार उभरे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इतना हैरान परेशान क्यों हो रहे हो आलोक भैया, क्या पहली बार मेरी शक्ल देखी है? उसने अपने मखसूस देहाती लहजे में कहा, सुप्रो जी, आप इस वक्त यहाँ? मैंने खुशगवार लहजे में कहा, हाँ भाई, हैदराबाद अभी वापस आया हूँ, रात काफी हो गई है। ऐसा करो तुम चलकर हवेली खोल दो, मैं रात वहाँ गुजार कर सुनीता भवन चला जाऊंगा। मुझे लगा कि वो कुछ तजब्जुब का शिकार हो गया है। फिर बिलाखिर उसने हाँ में गर्दन हिलाई। बोला, ऐसा करें आप गाड़ी में हवेली पहुँचे, मैं कुंजियां लेकर साइकिल पर वहाँ पहुँचता हूँ। मैंने कहा, नहीं यार, तुम इतनी रात को खामखा परेशान हो गए, रास्ते में कुत्ते साइकिल के पीछे लग गए तो अलग कठिनाई हो जाएगी, बस तुम कुंजी दे दो, थकन से बुरा हाल है। उसने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए भोजन। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं, खाना तो मैंने अनंतपुर के एक ढाबे पर खा लिया था, मैं तो बस लंबी तान कर सोना चाहता हूँ, और हाँ, मैं सवेरे सवेरे सुनीता भवन जाते हुए ये कुंजियां तुम्हें पहुंचा दूंगा। उसने कुछ ही देर में कुंजियों का गुच्छा लाकर मेरे हवाले कर दिया और मैं प्रदीप सेन की हवेली की तरफ रवाना हो गया।